बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ समीर चौगांवकर जी, विनोद अग्निहोत्री जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। कुछ पॉलिटिकल खबरें आपको बता देते हैं। बिहार से इस वक्त एक खबर आ रही है। एक्चुअली बिहार से आज कई खबरें हैं जिन पर बात करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो आज से बिहार में एंटर कर गए, सीमांचल के एरिया में, वहां उनका दौरा शुरू हो गया है। कांग्रेस आजादी के बाद पहली बार कल से बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक करेगी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड कैंपेन मोड में आ गए हैं, मैदान में उतर गए हैं। प्रशांत किशोर की भी बातें होंगी, वो विरोधियों पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, अब खुद पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी भी काफी मेहनत कर रहे हैं। पहले बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, अब पहली बार पटना में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होगी। कल पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और इससे पहले साल 1940 में, आजादी से 7 साल पहले, पटना में सीडब्ल्यूसी बैठी थी। उसके बाद बिहार में कांग्रेस की सरकार तो रही लेकिन सीडब्ल्यूसी कभी नहीं हुई। इस बार राहुल गांधी पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक करा ही इसलिए रहे हैं कि यहां से एक मैसेज जाए कि बिहार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सारे बड़े लीडर्स इसमें हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में बिहार चुनाव की रणनीति पर बात होगी, सीट शेयरिंग को लेकर के भी मंथन होगा। लेकिन उससे पहले पटना नगर निगम ने एक एक्शन ले लिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के लिए जो होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए थे वो नगर निगम हटा रहा है। पटना नगर निगम का कहना है कि ये पोस्टर और होर्डिंग्स अवैध तरीके से लगाए गए हैं, इसलिए इनको हटाया जा रहा है। और इस बात से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हो गए और सड़कों पर उतर के उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। तस्वीरें दिखा दीजिए। इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। ये ऐसे जो पोस्टर लगे हुए थे इनको हटा रही है नगर निगम की टीम। झंडे वंडे लेके आ गए कांग्रेस के वर्कर्स। उनको लगा कि भाई हमारे नेताओं की तस्वीरें हटा रही हैं जानबूझकर, इसमें राजनीतिक साजिश वो ढूंढ रहे हैं। अब ये तो मेहमान हमारे बताएंगे कि बैनर होर्डिंग्स वगैरह को लेकर के भी नियम होते ही होंगे कुछ। निश्चित रूप से नगर निगम के परमिशन लेना पड़ती है, आपको बताना पड़ता है कहाँ पर आपको लगाना है, झंडे भी ऐसे उतारे जा रहे हैं, कितने देर तक आपको लगाना है और उसका कुछ शुल्क भी होता है। जहाँ पर अगर हो तो आपको पैसा भी इसका जमा करना पड़ता है, रूट भी तय होता है, तमाम तरह की परमिशन लेनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को लगा हो कि भाई किसी दीवार पर टांग देंगे, पुल के पास टांग देंगे कहीं, तो कौन देखने आने वाला है। सब बड़े नेता आ रहे हैं, कल की तो बात है, 24 घंटे बाद उतर जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये गलत है। अब जब इतना बड़ा कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कोई बिहार कांग्रेस का कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई लोकल कार्यक्रम नहीं है, राष्ट्रीय स्तर के आपके नेता आ रहे हो और पहली बार बिहार के अंदर हो रहा है, तो ये भी बता रहा है कि बिहार को कांग्रेस कितना गंभीरता से लेती रही अपने जीवन के अंदर। इतने साल कांग्रेस को हो गए, पहली बार सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रही है, मतलब कभी भी बिहार कांग्रेस की प्राथमिकता में रहा नहीं। वरना कम से कम एक बार तो बैठक हो जाती वहां पर। 1985 तक गवर्नमेंट की वहां सरकार थी, 85 तक सरकार की, तब ये तक एक्शन कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है आपको? अबे आप यूं किसी का झंडा उतारोगे पोल पर से, नहीं, मुझे लगता है कि कार्यकर्ता तो नाराज हो गए ना। मतलब राहुल गांधी की तस्वीर हटा दी बोर्ड में। कानून तो अपना काम करेगा और राजनीतिक दलों को कानून के हिसाब से चलना चाहिए। आप रैली करते हो तो आप उसकी परमिशन लेते हो, आप लाउड स्पीकर लगाते हो, जितने परमिशन है आप उस हिसाब से लगाते हो। जब सब चीजें के लिए परमिशन तय है तो आप कीजिए ना। पार्टी का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है, राहुल गांधी आ रही है, सोनिया गांधी आ रही है, खड़गे साहब आ रहे हैं, सारे आपके बड़े नेता आ रहे हैं एक दिन के लिए। तो आपको जब पता है कि वहां पर नीतीश कुमार की सरकार है, आपको परमिशन मिलने में तकलीफ होगी, तो आप सारे कानून के कायदे में कार्य कीजिए ना, उसमें क्या तकलीफ है। आप परमिशन लीजिए और अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कीजिए। सरकार तो परमिशन देने के लिए बैठी है। कांग्रेस तो वैसे कार्यक्रम बीजेपी शासित राज्यों में भी करती ही रही है बड़े। अब सीडब्ल्यूसी तो गुजरात में भी होती है, गुजरात में भी, सब जगह होती है, लेकिन आपको परमिशन तो लेना पड़ेगी ना। यहाँ क्यों दिक्कत हो रही है ऐसी, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। आपने राहुल गांधी का नाम याद दिला दी, तो राहुल गांधी 2-3 दिन से खामोश है, नहीं दिखे नहीं कहीं। मतलब जनरली पूछ रहा हूँ, कल दिखेंगे वो। पटना में उनका तस्वीर उतार दी जा रही है। नहीं, देखिए, एक तो ये है कि मतलब कोई भी जो राजनीतिक तौर पर जानता है, ये बड़ा सीधा सा नियम है इसका। कहीं भी आपको जानकारी भी देनी होती है, आपको उसका पेमेंट भी करना होता है और उसी के आधार पर ये सारी होर्डिंग, पोस्टर, बैनर ये सब लगते हैं। पहले फिर भी थोड़ी बहुत रियायत हो जाती है, अब तो समय समय पर ये हटाया ही जाता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। तो ये कोई बहुत अलग सी चीज़ हो रही है, ऐसा नहीं है। दूसरा, राहुल गांधी को लेकर जैसे ही आपने कहा कि वो दिखे नहीं, तो विनोद जी ने कहा कल दिखेंगे। तो बस ये जो दिखे नहीं और दिखेंगे बीच में राहुल गांधी कभी दिखते हैं तो उसके बाद कुछ दिन न दिखना ये तय है। नहीं, सॉरी, वायनाड में दिखे थे, वायनाड गए थे। नहीं, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के साथ वायनाड मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं दिखे, आप चाहते रोज दिखाई पड़े पर्दे पर, लेकिन मोदी जी पे आरोप है, रोज दिखते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। मोदी जी पे आरोप है, रोज दिखते हैं मीडिया में इतना छाए रहते हैं। अरे देश का प्रधानमंत्री अगर दिन में 4 कार्यक्रम कर रहा है और वो भी 3 अलग अलग राज्यों में जाकर के, तो वो तो कर रहा है अपना काम ना। अब अगर देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि हाँ, मेरी
मेरे काम जो है जनता के बीच जाने के लिए जरूरी है कि मैं इवेंट्स में जाऊं, जबकि राहुल जी को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, इनको तो ज्यादा करनी चाहिए। ये चाहिए, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। सर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 1 सेकंड की भी छूटती हो टीवी पे तो बता दीजिए। नहीं, हम पटना पे बात कर रहे थे। हाँ। मुझे लगता है इस मामले में जो है गड़बड़ी क्या हुई, ये आमतौर पर राजनीतिक दल पहले क्या करते, पहले तो कार्यकर्ता ही सब काम करते थे। अब वो इवेंट मैनेजर जो है उनको जिम्मेदारी दे दी जाती है कि भाई इतने पोस्टर लगा देना, बैनर लगा देना, होर्डिंग लगा देना, झंडे लगा देना, ये सब लगा देना। अब पूरा एक उनको दे दिया जाता है बना करके, क्या कहते हैं, डिज़ाइन वगैरह जो है, जिसको आजकल अब जिस इवेंट कंपनी ने किया होगा उसने सोचा होगा कि टांग दो, एक दिन बाद जैसे समीर का 24 घंटे बाद उधर ही जाएगा। जिम्मेदारी उसकी थी, उसको परमिशन लेना चाहिए था। नगर निगम की भी जिम्मेदारी है, अगर परमिशन नहीं लिया तो उतारने से पहले नोटिस देना चाहिए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को कि भाई आपने लगाए हैं, गलत है, हम इसको उतारने जा रहे हैं, तो आप उतार लीजिए या आप उतार। सर बिहार में सीडब्ल्यूसी से क्या मैसेज जा रहा है? एक बस से बिहार में सीडब्ल्यूसी से क्या मैसेज जा रहा है? आपको एक लाइन कुछ बोल रहे थे, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसी कोई नगर निगम नोटिस नहीं देता। अगर वो इस तरह से नोटिस देगा तो उसी, हाँ, जब उसको वसूली लंबी करनी होती है तब नोटिस देता है, उसका दस्ता चलता है और सारे उतारते हुए आगे एक टेम्पो रहता है, इससे आगे अब चले जाते इस इवेंट किसी भी दल का। देखिए, चूंकि सरकार नहीं है, क्या बीजेपी इस तरह करती हो, न लियो जो उतार सकते थे? नहीं, बिल्कुल उतारते, नहीं उतारते, सत्ता उतारते नहीं, उतारते हैं लेकिन उतारते नहीं। ये सत्ता अगर कांग्रेस की होती है, ज्यादा फेयर बता रहे हैं सिस्टम को। इतना फेयर नहीं है, फेयर नहीं कह रहा हूं, इतना फेयर नहीं है सिस्टम। हर कुछ दिन पे सारे राजनीतिक दल जिनका होर्डिंग बैनर, अच्छा चलिए तो हम बिना अनुमति मुद्दे पे तो आ जाए। सर इसमें कोई बट नहीं, बट है, सत्ता दल को जो है उसकी हर चीज अनदेखी की जाती है और विपक्ष के उतारे जाते हैं। सर एक सेकंड, सर अब जरा सीडब्ल्यूसी का महत्व बता दीजिए। पटना में सीडब्ल्यूसी का मतलब है, मतलब ये है पटना सीडब्ल्यूसी का कि पहली बात तो आज़ादी की, जैसा कि समीर ने कहा कि भाई पहले बीच में होना चाहिए था, लेकिन पहली बार अगर हो रहा है तो ये बड़ी बात है। चूंकि बिहार में कांग्रेस रिवाइवल की पूरी कोशिश कर रही है, उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा मेहनत कांग्रेस बिहार में कर रही है। उसको लगता है कि उसकी संभावना बिहार में है और इसीलिए चाहे वोट अधिकार यात्रा हो, उसके पहले राहुल गांधी के संविधान सम्मेलन हो, वो लगातार बिहार पर फोकस कर रहे हैं और उसी की ये कड़ी है वर्किंग कमेटी, जहां कांग्रेस के सारे नेता जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, इससे आरजेडी पर भी एक दबाव बनेगा। कल जो एनडीए पर तो जो है होना ही होना है, लेकिन सबसे ज्यादा दबाव आरजेडी पर बनेगा, एक बड़ा शो करके। अपने कार्यकर्ताओं में तो थोड़ा उत्साह आएगा भी, लेकिन आरजेडी पे भी प्रेशर बनेगा, बिल्कुल प्रेशर, हमको सीरियसली लीजिए। और अब देखिए साहब, अगली खबर बिहार की इलेक्शन से जुड़ी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी आखिरकार इंतजार करके, चिट्ठियां लिख के, थक के, हार के बिहार पहुंच गए। उन्होंने लालू यादव को चिट्ठी लिखवाई, तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिखवाई, उनके घर के बाहर ढोल बजवाए कि क्या नारे भी लगवाए कि कान खोल, दरवाजा खोल, गठबंधन के दरवाजे खोल, बज रहा है ढोल, गठबंधन के दरवाजे खोल, नहीं तो खुल जाएगी एमवाई समीकरण की पोल। ये नारे उनके प्रदेश अध्यक्ष ने लालू यादव के घर के बाहर जाकर के लगाए। आरजेडी ने कहा कि भाई हमको फोन नहीं किया, ओवैसी जी ने फोन करते तो हम जवाब देते। बेसिकली वो 6 सीट मांग रहे थे गठबंधन में आने के लिए और अपने मिजाज से ज्यादा इस बार कोशिश की उस ओवैसी ने। नहीं तो तेवर उनके बहुत दिखे रहते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने कई बार ये प्रयास किया कि हमको ले लो तुम गठबंधन में, नहीं लिया। तो अब ये सीमांचल के दौरे पर आ रहे हैं। बिहार पहुंचने से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं किशनगंज पहुंचूंगा और 27 सितंबर तक सीमांचल में रहूंगा। मैं कई साथियों से मिलूंगा, कई नई दोस्तियां भी बनेंगी। अभी नई दोस्तियां कौन सी हैं आपको बता दें। ओवैसी का सीमांचल में कैंपेन महागठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। पिछले चुनाव में इसी इलाके में इनको 5 सीटें मिली थी। सब प्रयास तो किया ओवैसी ने खूब ऑपोजिशन यूनिटी का। देखिए, ओवैसी ने बताने की कोशिश की कि जो बार बार उनके ऊपर आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करते हैं सीमांचल में या दूसरे राज्यों में चुनाव लड़कर, उन्होंने पूरा मौका दिया महागठबंधन को कि भाई मैं आपको चिट्ठी लिख देता हूं, मेरा प्रदेश अध्यक्ष आपको चिट्ठी लिख देगा, मेरा प्रदेश अध्यक्ष ढोल नगाड़े लेके आपके कान खोलने के लिए आपके घर आ जाएगा। आप जागो नींद से कि भाई ओवैसी आपके साथ आने चाहता है। भले ही आपने मेरे पिछली बार के 4 सांसद विधायक अपने पार्टी में शामिल करा लिए, मैं बहुत ज्यादा आपसे सीट नहीं मांग रहा हूँ। सीमांचल की 24-25 सीटें आती है, मैं तो आपसे सिर्फ 6 सीटें मांग रहा हूं, जो 5 पिछली बार मेरी थी और एक जिसमें मेरा नरब था, दूसरे नंबर पर था। मुझे आप 6 सीट दे दीजिए, मुझे आप मंत्रिमंडल में मत लीजिए। उसके बाद भी अगर आरजेडी को भाव नहीं दे रही है तो यह तय है कि वो सीमांचल में लड़ेंगे और आरजेडी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। स्टेटमेंट है असदुद्दीन ओवैसी का, सुना देता हूं आपको। फ्रंट की कोई उम्मीद है सर? अब देखिए, अब नहीं मालूम, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, देखिए क्या होता है आगे। हमको हमारी पार्टी की फिक्र है, हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे उम्मीदवारों की हमको फिक्र है। उनको कामयाब करना हमारा मकसद है और उस सिलसिले में
चाहे बिहार की में जो पीड़ित कमज़ोर लोग हों, जिसमें दलित मुसलमान हैं। अब उन्होंने कहा उम्मीद पे दुनिया कायम है, पूरा बयान नहीं सुन पाया। आप किस लिए कह रहे हैं? सवाल क्या था, महागठबंधन में जाएंगे या कामयाबी मिलेगी इलेक्शन में, लेकिन उम्मीद पर है वो। नहीं, वो तीसरे मोर्चे का सवाल था। अच्छा। और उस पर उन्होंने कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उन्होंने कहा कि हम अपने प्रत्याशी, हमारे लोग, उनसे हम मिलेंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की इस रणनीति को जरा समझना चाहिए। जब 5 विधायक जीते और 4 चले गए राष्ट्रीय जनता दल में, तो उस क्षेत्र में उनके लिए समस्या हो गई कि भाई आप लड़ाएंगे तो आपका आदमी तो उधर चला जाएगा। रणनीतिक तौर पर इस वाले मसले को, यानी उनके ऊपर ये आरोप लग रहा था, कमजोरी की बात थी, तो वो कह रहे थे भाई हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो क्या करें, हम चुनाव ही न लड़ें। उस पर लालू प्रसाद यादव ने ये जो कहा कि भाई आपको अगर मदद करनी है तो आप चुनाव ही मत लड़िए, उसको वो विक्टिम कार्ड के तौर पर लेकर जा रहे हैं। इसीलिए उनके प्रदेश अध्यक्ष गए, ढोल नगाड़ा बजाते हुए गए। अब मुसलमान को ये तो बुरा ही लगेगा ना कि लालू यादव इतना अपमानित कर रहे हैं ओवैसी को। चलो बात तो करते, 5 सीट 6 सीट अपनी जगह है, कुछ 1 सीट 2 सीट 4 सीट 6 सीट जहां भी आप जाके टिकते, लेकिन आपने सिरे से नकार दिया। यानी देश में एकमात्र जो मुस्लिम पार्टी है उसका अपमान लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे ने किया। फिर ओवैसी को यह भी पता है कि अगर हम मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं तो इस वक्त इसलिए भी लाभ हो सकता है, कई लोग उसी जगह जा रहे हैं। यानी कि ये जो पूरा सीमांचल का इलाका है, इस बार कई लोग कोशिश कर रहे हैं, उसमें प्रशांत किशोर भी हैं, फलाना धमाका, कई लोग। ऐसे में उनको लगता है कि हम अगर इस रणनीति पे जाएंगे तो उसका कुछ लाभ हमको मिलेगा, और इसीलिए बार बार वो थोड़ा, जिसको आप कह रहे थे कि अपने तेवर में नहीं, वरना इतने में तो वो क्या क्या बोलने लगते हैं, मतलब इतने शांत भाव। 3 चिट्ठी लिखी भाई इन्होंने, उसके पीछे अपने मुसलमानों को लगे कि मुसलमानों का नेता अपमानित किया जा रहा है, और फिर भी वो सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने। ये और बता दीजिए, पिछली बार जो ओवैसी को कामयाबी मिली वो फ्लूक था या एक आधार इनका बन गया है? नहीं, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा था और बहुत ताकत से चुनाव लड़ा था, तब वो सीटें मिली थी। देखिए 2020 का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव था, बहुत जबरदस्त चुनाव लड़ा था राष्ट्रीय जनता दल ने। और जिसको कहते हैं ना कि अब वहां के लोग तो कहते ही हैं, तेजस्वी कैंप के लोग कहते हैं वो तो राहुल जी की कृपा हो गई भाजपा पे, उन्होंने रैलियां थोड़ी बढ़ा दी अपनी, तो बीच में कहना पड़ा भाई राहुल जी अब थोड़ी कम रैलियां करिए, तो इसलिए वो 7-8 सीटें हैं वो रह गई। सर इस पर हम लोग काफी बात कर चुके हैं, लेकिन आज ये कि भाई थक हार के, मुझे तो यही लग रहा है, थक हार के उन्होंने कहा चलो मैं तो कैंपेन शुरू करूं अपना, नहीं हो रहा गठबंधन में कुछ तो ना सही। नहीं, ओवैसी जी को तो चूंकि हैदराबाद के बाहर उनको जहां जहां लगता है कि उनकी पार्टी कोई आधार बन सकता है, कोई जमीन बन सकती है, वहाँ चुनाव लड़ते हैं। महाराष्ट्र में भी लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में भी कोशिश कर चुके हैं, बिहार में 2020 में उनको अच्छी सफलता मिल गई थी, 4-5 विधायक जीत गए थे। हालांकि 2015 में बड़ी कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन तब नहीं मिली थी। दिक्कत क्या है कि जो पिछली बार जो सफलता मिली उसके 2 कारण थे। एक तो जो उम्मीदवार लड़े थे वो ज़्यादातर आरजेडी के ही पुराने नेता थे, जिनको टिकट नहीं मिला उनको उन्होंने दे दिया, तो उनका अपना आधार था और वो चुनाव बाद में चले गए, वो बाद में वापस चले गए। ये बीएसपी के साथ भी कई जगह होता है, कई राज्यों में, इस तरह राजस्थान वगैरह में, मध्य प्रदेश में, सब जगह क्यों चले जाते हैं 4-5। अब ओवैसी जी इस बार फिर लड़ेंगे, उनको सबसे बड़ा जवाब ये देना पड़ेगा। वो ये तो बोलेंगे हम तो गठबंधन में हिस्सा मांग रहे थे लेकिन हमको नहीं दिया गया, लेकिन उनसे मुसलमान ये पूछेगा, उन्हीं का अपना वोटर, कि भाई इसकी क्या गारंटी है कि आपकी 4-5 सीटें जब जीतोगे आप तो वो वापस नहीं चले जाएंगे, तब उसका क्या असर होगा। तो इसका जवाब उनको क्या देना पड़ेगा ये, क्योंकि फिर वो कैंडिडेट ऐसे ही लाएंगे जो जिनको टिकट नहीं मिलेगा। इसीलिए जो वो तीसरा मोर्चा बनाने के प्रयास में है कि अगर तीसरा मोर्चा बन जाए, गुंजाइश है इसकी अभी बिहार में, जिसमें गुंजाइश, प्रशांत किशोर क्या करते हैं उनके साथ, बनाते नहीं बनाते, क्योंकि और तो कोई फोर्स है नहीं। प्रशांत किशोर इनके साथ जाएंगे भाई, और तीसरा मोर्चा किस साथ बनाएंगे? आप देखिए बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो या तो महागठबंधन में है या एनडीए में है, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा और ये सब उधर है, साहनी और लेफ्ट उधर है। सर 2 बड़ी खबरें और बता बीएसपी और चिराग पासवान, ये प्रशांत, देखिए आप ओवैसी कह रहे हैं कि अब देखते हैं, उम्मीद है क्या होता है आगे बिहार में कोई गठबंधन बनता है। क्योंकि हम अभी मुसलमानों की बात कर रहे थे या मुस्लिम वोट की बात कर रहे थे, तो मैं गाजा को लेकर के हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा कांड हुआ वो आपके सामने रख रहा हूँ। गाजा में जो लड़ाई चल रही है, इजराइल जो कर रहा है वहाँ पर, और उसमें जो लोग मारे जा रहे हैं या जो विस्थापित हो गए हैं, उनकी मदद के नाम पर यहां भारत में एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया। और केवल फ्रॉड नहीं, इसमें टेरर एंगल भी आया। करोड़ों रुपए की टेरर फंडिंग या करोड़ों रुपए जो क्राउड सोर्सिंग से मिले, उस पैसे का क्या उपयोग किया उन्होंने? एक तो वो पैसा वहां तो भेजा ही नहीं जहां भेजना था,
और उस पैसे का अपने लिए इस्तेमाल किया। और एटीएस, यूपी एटीएस ने इसकी जांच की है, 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। और महाराष्ट्र के भिवंडी से इन 3 लोगों को पकड़ने के बाद उनका यह मानना है कि इन्होंने देश विरोधी गतिविधियों में भी वो पैसा लगाया हो, ये मुमकिन है। इनके नाम हैं मोहम्मद अयान, जैद नोटियार और अबू सुफियान। इन लोगों ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया, गाजा युद्ध पीड़ितों, महिलाओं, बच्चों की तस्वीरें और बहुत विचलित करने वाले वीडियोस उस पर पोस्ट किए। जाहिर है लोगों की भावनाओं में उभार आया, लोगों को इन्होंने भड़काया और फिर उनके लिए गाजा के विक्टिम्स के खाना, पानी, दवा, इन सब के नाम पर उनसे पैसे मांगे। अब इसके जरिए इन्होंने 20 राज्यों से करीब 4 करोड़ रुपए की फंडिंग जमा कर ली इन 3 लड़कों ने। इसमें भी एक मास्टरमाइंड है, 2 उसके साथी हैं। इस पैसे को गाजा की जगह ग्रीस और यूरोप के देशों में ट्रांसफर किया गया और कुछ पैसा इन्होंने ऐसा किया कि बहुत सारे अकाउंट बनाए और उसमें पैसा डलवाया। फिर वो पैसा झट से उन अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया और वो ओरिजिनल जिसमें पैसा आया था वो अकाउंट बंद कर दिए। तो इस सब से फिर एटीएस को शक हुआ, फिर एटीएस इसमें इन्वॉल्व हुई। एटीएस के जाने का मतलब ये है कि ये सिंपल फ्रॉड का मामला नहीं है। तो एक तो ये हमारे देश में लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। गाजा के नाम पर किसी के मन में भावना है मदद पहुंचाने की, वहां पर लोगों की मदद करने की, अच्छी बात है, लेकिन किस जरिए से ये सोचना होगा। अमिताभ यश जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश के, उनकी बात सुनिए। एटीएस उत्तर प्रदेश को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग गाजा युद्ध पीड़ित बच्चों और महिलाओं की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, पेयजल, कपड़ा एवं दवा की पूर्ति के लिए आर्थिक मदद के लिए इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से देश भर से बहुत बड़ी धनराशि व्यक्तिगत और क्राउड फंडिंग के जरिए इकट्ठा कर रहे हैं। इस धनराशि को अभियुक्तगणों द्वारा स्वयं अवैध गतिविधियों में खर्च किया गया। सोशल मीडिया कैंपेन में उक्त व्यक्तियों के द्वारा अपनी ही यूपीआई आईडी और बैंक खातों का प्रयोग किया गया। उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि होने पर 3 व्यक्ति मोहम्मद अयान, जैद नोटियार और अबू सुफियान के विरुद्ध थाना एटीएस उत्तर प्रदेश लखनऊ पर अभियोग पंजीकृत किया गया। देखिए सर, इसमें तो कोई शक नहीं, हमारे देश में बहुत सारे लोगों के लिए एक इमोशनल जुड़ाव का मामला है गाजा, फिर उसमें ऐसे कांड भी होते हैं। नहीं, अब कई बड़े नेता अगर गाजा के समर्थन में बयान देंगे, ट्विटर पे पोस्ट करेंगे, पार्लियामेंट में गाजा के समर्थन की अगर बैग लेकर जाएंगे, प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मतलब प्रियंका गांधी समर्थन में जाएगी। कांग्रेस से केरल के नेता गाजा के समर्थन में केरल में रैलियां निकालेंगे, लोगों के साथ बैठकें करेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता गाजा के समर्थन में लोगों से अपील करेंगे, तो उसका असर होगा ना। तो फिर उस मानसिकता के जो लोग हैं फिर वो इस भड़काव में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई अगर ये पैसा मांगे जा रहा है तो इसमें बड़े लोग शामिल होंगे, बड़े लोगों की सहमति होगी, इसके अंदर प्रियंका गांधी से जोड़ दिया। नहीं, अब प्रियंका गांधी का जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बहुत चर्चा हुई थी उस बात की, जिस तरीके से वो बैग लेके गई थी गाजा का, पर हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हुई थी। केरल के कांग्रेस के नेताओं ने उसी बैग की फोटो को वहाँ की महिला कार्यकर्ताओं ने साड़ी पे छपवाया और वो एक दिन साड़ी पहनी थी वहाँ की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केरल के अंदर। अब तो केरल से सांसद है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पहले रह चुके हैं, तो केरल में भी गाजा को लेकर बहुत इमोशनल सेंटिमेंट रहे। लेकिन सर दोनों बातों में अंतर देखिए, प्रियंका गांधी नेता है तो वो कुछ कर रही है तो उसका पॉलिटिकल मोटिव होगा, लेकिन गाजा की बात करना तो कोई गलत बात नहीं है। बात करना गलत नहीं है, लेकिन आप संदेश क्या देना चाहते हो ना। बात करना गलत नहीं है, लेकिन संदेश क्या देना चाहते हो। प्रियंका गांधी ने संदेश देना चाहा था, मुझे लग रहा है उसको उन्होंने इन लड़कों ने अपने हिसाब से लिया। जी, आपका क्या कहना है इस पर? अफ्रीका में बड़ा अत्याचार हो रहा है लोगों पर, प्रियंका जी ने चिंता की क्या कभी? हम छोड़ देते हैं बांग्लादेशी हिंदुओं पर, तो अलग बात हो गई। अफ्रीका में बड़ा अत्याचार हो रहा है, दुनिया के और हिस्सों में बड़ा अत्याचार होता है, गाजा की ही चिंता क्यों होती? आपको कौन सा वोट बैंक पॉलिटिक्स साधना है? और झोले तक मसला नहीं है। सोनिया जी ने लेख में लिख मारा था, कितने बड़े मुद्दों पर लेख में लिखती हैं। सवाल यहां यह नहीं कि कौन फंस गया, सवाल यह है कि जब देश के बड़े नेता इस तरह से इस मुद्दे को भारत से जोड़कर दिखाएंगे कि भारत सरकार की ये नीति है, हमारी ये नीति होनी चाहिए, तो बहुत से लोग फंसेंगे। उनको लगता है कि अरे बड़े दुख दर्द, भाई हम तो मानवता के साथ हैं, लेकिन क्या दुनिया के हर देश के इस तरह के युद्ध में हम कर सकते हैं? भारत की सरकार स्वयं गाजा के पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजती है, फिर इस तरह का तमाशा करने। आप कह रहे हैं यहाँ गाजा का पॉलिटिकल इस्तेमाल होता है, इसलिए ऐसे कांड होते हैं। सर आपका इस पर कोई वजह नहीं समय हो जाएगा। मुझे लगता है ये तो जबरदस्ती जोड़ने वाली बात है। अगर प्रियंका गांधी बैग लेकर ना निकलती तो भी ये लोग करते क्या? या देश में इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं पैसे को लेके, तो सब में प्रियंका गांधी और कांग्रेस के नेता बैग लेके निकल रहे हैं। अभी वो 72 करोड़ उससे जो साइबर ठगों ने ठग लिया, तो प्रियंका गांधी बैग लेके निकली थी क्या? अरे फ्रॉड तो, आर्थिक फ्रॉड तो कोई भी कर सकता है।
ये इन लड़कों को लगा होगा ये मौका अच्छा है, इस पैसे कमाओ, बाहर भेजो, और अगर आतंकवादी वाला मामला साबित होता है तो और जुड़ जाओ उसमें कहाँ से कांग्रेस और कहाँ से प्रियंका गांधी। लेकिन चूंकि हमें बैशिंग करनी है हर चीज में, कहीं भी मोटिवेशनल फैक्टर तो प्रियंका गांधी रही होगी ना सर। अब जैसे किसी ने सर इसके पीछे मोटिवेशनल फैक्टर प्रियंका रही होगी ना। बहुत चीजों से होता है मोटिवेशन पे। भाई आप प्रियंका गांधी को आपको घसीटना है, मैं कह रहा हूं घसीटना नहीं है सर। अगर प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में सर, एक तो समय नहीं है, चर्चा नहीं होती प्रियंका गांधी की। जो किया कि नेहरू जी की गलती है H1B वीजा के लिए, क्योंकि IIM IIT क्यों बनाए, तो ये तो उस तरह की बात हो। प्रियंका गांधी के गाजा पर बोलने से या बैग ले जाने से गाजा के लोगों के लिए हमदर्दी तो पैदा हो सकती है, लेकिन उस हमदर्दी का ये कोई ऐसा इस्तेमाल कर लेगा, ये कोई थोड़ी जानता है। कौन जानता है भाई, बहुत सारे 10 सेकंड। बाढ़ पीड़ितों के नाम पर होता है, भूकंप पीड़ितों के नाम पर फ्रॉड होता है, सबके नाम पर होता है। लेकिन जब कोई मुद्दा इस तरह से बनाया जाता है और वर्ग विशेष के लिए बनाया जाता है तो ठीक उसका है। असर पड़ता है। चलें। उनको लगता है कि हाँ इस तरह का अभियान चल रहा है। नहीं कोई जरूरी नहीं है। का नेताओं समय के है। उससे जो है सर- सहायता, जो सहायता देने वाले समझदार लोग हैं वो सही चैनल सर बहुत शुक्रिया, आज वक्त इतना ही था। विनोद जी, हर्षवर्धन जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद।